नमस्ते छात्रों। आज हम एनसीईआरटी अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का अध्ययन करेंगे। और ये जो अध्याय है इसका भाग 4 है और हम इसमें एनसीईआरटी अनुभाग 2.3 कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह हमारा अस्वीकरण है। आज का सीखने का उद्देश्य, तो इस व्याख्या के बाद आप क्या सीखने में सक्षम होंगे? तो पदार्थ के गुणों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बारे में आज हम जानेंगे। इसके अलावा आप कुछ पाठ्य पुस्तक प्रश्नों को हल करने में भी सक्षम होंगे। अब देखते हैं कौन से विषय हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के अनुसार। तो एनसीईआरटी के अनुसार पहला है एनसीईआरटी अनुभाग 2.3 यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है पाठ्यनिहित प्रश्न 1 और 2। ओके, तो हम पाठ्यनिहित प्रश्न 1 और 2 पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न 11 पर चर्चा करेंगे और अंत में हम आज के लेक्चर के सारांश पर चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारे विषय हम एक एक करके आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच के अंतरों पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले हम चलिए भौतिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में उस पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे उसका आकार, उसकी आकृति, उसका रंग, उसकी अवस्था, माप। तो ये सारी चीजें यानी इन सारे भौतिक गुणों में परिवर्तन के होने की प्रक्रिया को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भौतिक परिवर्तन में यानी भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी जिस भी पदार्थ में हम कोई भौतिक परिवर्तन ला रहे हैं वह पदार्थ वही रहता है, बस उसका भौतिक गुण चेंज हो जाए, बदल जाएगा, जैसे कि आकार, माप, रंग या अवस्था। और तीसरी चीज, भौतिक परिवर्तन आमतौर पर परिवर्तनीय होते हैं यानी उत्क्रमणीय, एक से दूसरे तरीके में बदले जा सकते हैं। हाँ, और जो पदार्थ हमने परिवर्तन के बाद प्राप्त किया है वो मूल पदार्थ में वापस बदला जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भौतिक परिवर्तन है वो आमतौर पर परिवर्तनीय होते हैं। यानी इसका मतलब है कि पदार्थ बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के अपनी मूल अवस्था में वापस जा सकता है। अब उदाहरण के मदद से हम भौतिक परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण है बर्फ का पिघलना, पेड़ों का काटना, पानी में नमक का घुलना। तो ये सभी जो उदाहरण हैं ये भौतिक परिवर्तन को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ जब पिघलती है, बर्फ क्या है, एक ठोस, और पिघलने के बाद वो पानी बन जाता है। यानी जब तापमान उसका बढ़ जाए तो वो एक पानी यानी द्रव्य बन जाता है। तो क्या हो रहा है, बर्फ के पिघलने में उसके अवस्था में चेंज हो रहा है, अवस्था में बदलाव हो रहा है ना। तो इसीलिए बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी तरह पेड़ों का काटना, जिसमें पेड़ों का आकार बदल रहा है, पानी में नमक का घुलना, जिसमें पानी यानी जो हमारा विलयन होगा पानी में नमक के घुलने के बाद उसका माप या उसकी रंग बदल सकता है। तो ये सारे भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों यानी किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों का बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, और इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। और यह भौतिक परिवर्तन प्रक्रिया परिवर्तनीय होती है, यानी आप जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन करते हैं तो जो नया पदार्थ हमें मिला वो मूल पदार्थ में बदला जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं।
एक रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। वह परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में भिन्नता लाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बनता है। तो भौतिक में क्या था, एक नया पदार्थ नहीं बन रहा था। नया पदार्थ अगर बन भी रहा था तो उसे हम वापस अपने मूल पदार्थ में ले जा सकते थे। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, एक जब परिवर्तन किया जाएगा किसी पदार्थ के साथ तो एक नया ही परिमाण स्वरूप एक नया ही पदार्थ बनेगा, जिसका रासायनिक गुणधर्म, जिसकी रासायनिक गुण भी भिन्न होंगे मूल पदार्थ से। ठीक है, इसका मतलब है कि मूल सामग्री पूरी तरह से अलग किसी चीज में बदल जाती है जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया की जाती है। ठीक है, तो वह परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसकी रासायनिक गुणधर्म एकदम भिन्न होते हैं मूल पदार्थ से, इसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब जो नए पदार्थ बने हैं रासायनिक परिवर्तन में, वो मूल पदार्थ के मुकाबले पूरी तरह से नई विशेषताएं उनके अंदर होती, यानी उनके जो गुण हैं, जो नया पदार्थ हमने बनाया है रासायनिक परिवर्तन के बाद, उसके जो गुण हैं वो मूल पदार्थ से काफी बिल्कुल ही मतलब अलग होते हैं। उनमें नई विशेषताएं होती हैं जो नया पदार्थ हमारा बना है। तो यह जो रासायनिक परिवर्तन है, यह एक इसकी मुख्य विशेषता है कि जब हमारा रासायनिक परिवर्तन के बाद कोई पदार्थ नया पदार्थ बनाता है तो उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो एकदम ही भिन्न होती हैं, एकदम नई विशेषताएं होती हैं मूल पदार्थ से। ठीक है, ये एक प्रमुख विशेषता है रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया की। अभी क्या कह रहे हैं कि सामान्यतः अनुत्क्रमणीय, यानी जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो आमतौर पर अप्रत्यावर्ती होते हैं। यानी हम इन्हें वापस एक बार जब नया पदार्थ बन जाता है तो हम आमतौर पर मूल सामग्री या मूल पदार्थ पर वापस नहीं जा सकते। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन का ये एक मुख्य विशेषता है कि अगर आपने किसी पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया कराई, जो नया पदार्थ आपको मिला जिसमें एक नई विशेषताएं हैं मूल पदार्थ के मुकाबले, वह पदार्थ अब वापस मूल पदार्थ या मूल सामग्री पर वापस नहीं जा सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन है वो सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होता है। अंत में हम कुछ रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला है कागज का जलना, फिर लोहे का जंग लगना और भोजन का पकना भी रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक परिवर्तन में ही शामिल है। अब इनमें से जो प्रत्येक प्रक्रिया दी गई है वह अलग अलग गुणों वाले नए पदार्थ के निर्माण में परिणत होती है। जैसे कागज का जलना, कागज अगर जल जाए तो वह राख बन जाता है ना। तो एक भिन्न हमारे पदार्थ बन के आ गया है जो कि है राख, और हमारे पास मूल क्या था, कागज। राख को हम वापस कागज नहीं बना सकते। ऐसे ही लोहे का जंग लगना, लोहे में जब जंग लग जाता है, लोहे में एक भूरा भूरा आपने रंग बदलाव देखा होगा। जब हम लोहे को खुले हवा में नमी के बीच छोड़ देते हैं तो लोहे पर जंग लग जाता है, एक भूरा भूरा आप बोल सकते हो पदार्थ जम जाता है उसके ऊपर, है ना। तो इसका मतलब है लोहे पर जंग लग गया है। अब ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया ही है। भोजन का पकना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि आपके पास कोई भी एक सब्जी है या कोई भी एक भोजन है, जब आप उसे पका रहे हैं तो आप मसाले डाल रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहे हैं और हमारे पास एक नई पकवान बन के आ जा रहा है ना। तो हम वापस उसको जो आपकी सब्जी थी उसमें नहीं बदल सकते। तो भोजन का पकना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इन सभी उदाहरणों में एक नए पदार्थ के निर्माण होता है। चलिए अब एक पाठन प्रश्न एक हम देखते हैं। इस प्रश्न में निम्नलिखित को रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कहा गया है। तो हमें कुछ
हमें कुछ बदलाव दिए गए हैं, कुछ परिवर्तन दिए गए हैं निम्नलिखित, जिनको हमें रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत करना है। क्या परिवर्तन है? पहला है पेड़ों का काटना, फिर है पैन में मक्खन का पिघलना, मक्खन आप सभी को पता होगा। फिर है अलमारी का जंग लगना, जिसे हम लोहे में जंग लगना भी कह सकते हैं। अलमारी अगर लोहे की है तभी उसमें जंग लगेगा, है ना। फिर है भाप बनाने के लिए पानी को उबालना, तो जब हम पानी को उबालते हैं वो भाप में बदल जाता है। तो ये जो परिवर्तन है ये रासायनिक है या भौतिक परिवर्तन है, ये आपको बताना है। पानी से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करना और पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूट जाना। फिर है हमारे पास अगला परिवर्तन है पानी में सामान्य नमक को घोलना। फिर है कच्चे फलों के साथ फलों का सलाद बनाना। और फिर आखिरी है कागज और लकड़ी का जलना। अब हमें प्रत्येक परिदृश्य का विश्लेषण करना है और यह निर्धारित करना है कि क्या परिवर्तन में अणु स्तर पर रूपांतरण, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन है बोलते हैं, शामिल है, या फिर रासायनिक संरचना को बदले बिना अवस्था या उपस्थिति में परिवर्तन हो रहा है, जिसे हम भौतिक परिवर्तन भी कह रहे हैं। ठीक है, तो हमें दिए गए परिवर्तनों को बताना है कि क्या इनमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या फिर भौतिक परिवर्तन हो रहा है, तो हमें वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो दिए गए प्रक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन हमने नीचे सूचीबद्ध कर दिए हैं। सबसे पहला है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण अलमारी में जंग लगना। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ लोहा जो है, हमारी अलमारी जो है लोहे की बनी है। अब लोहा नमी की उपस्थिति में, हमारे जो वातावरण में जो नमी मौजूद होती है उसकी उपस्थिति में जब लोहा आता है तो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के अणुओं के साथ अभिक्रिया करके जंग बनता है, जो एक नया पदार्थ है। यह रासायनिक परिवर्तन को बता रहा है, इंगित कर रहा है ना। तो क्या हुआ, लोहे की अलमारी हमने जब हवा ऐसे ही रख दी, है ना, तो हवा में मौजूद जो नमी थी उसके साथ लोहा जब अभिक्रिया किया तो जो ऑक्सीजन थी हवा में उसने क्या किया, लोहे के ऊपर जंग जमा दी, जंग बना दी। अब वो जंग जो बना लोहे का वो एक नया पदार्थ बना, है ना। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीजन का इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है इस अभिक्रिया में, है ना, लोहे का इस्तेमाल हुआ है, तब हमारे पास एक नया पदार्थ बना है जिसे हम जंग कह रहे हैं। तो अलमारी का जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक प्रक्रिया या अभिक्रिया इसमें हो रही है। तो पहला उदाहरण आ गया हमारे पास, हमारी सूची में से पहला उदाहरण आ गया, पहला परिवर्तन यानी अलमारी में जंग लगना, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन। और कौन कौन से हैं? अगला रासायनिक परिवर्तन है पानी के माध्यम से विद्युत धारा के गुजरने से होता है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूट जाता है। तो पानी से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूटता है तो ये जो परिवर्तन हो रहा है या अभिक्रिया हो रही है, इसको हम रासायनिक कह रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन। क्यों? अब ये विद्युत अपघटन का एक उदाहरण है। कैसे? यहाँ पर पानी के अणु अलग अलग पदार्थों में विभाजित हो जाते हैं, जो एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ जो पानी है, जो पानी क्या होता है, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहाँ पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों में परिवर्तित किया जा रहा है। पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूट रहा है। तो पानी पूरी तरह से अलग है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है वो पूरी तरह से अलग है ना। पानी जो है हमारा, पानी द्रव्य होता है, लेकिन जब हम उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस होती हैं, दोनों ही अलग स्वभाव में है ना, अलग अवस्था में है। तो ये जो पानी से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में गैस का टूटना, गैसों में टूटना है पानी का, यह एक रासायनिक परिवर्तन है।
ठीक है, यहाँ पर जो पानी है, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में परिवर्तित किया जा रहा है, जो पानी से पूरी तरह अलग है, इसीलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, अंतिम रासायनिक परिवर्तन जो है हमारा, वो है लकड़ी और कागज का जलना। अब जब लकड़ी और कागज जल रहे हैं, तो यानी इसमें दहन शामिल है, कुछ चीज जल रही है, दहन हो रही है। यहाँ पर जो हमारा पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया या अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और राख जैसे नए पदार्थों का उत्पादन करते हैं। ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा को भी मुक्त करते हैं। और क्योंकि हमारे पास एक नया पदार्थ बन रहा है जिसकी जो गुणधर्म है वो मूल पदार्थ से एकदम भिन्न है, इसीलिए यह जो परिवर्तन है, कागज और लकड़ी का जलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन में आता है। अब आगे हम भौतिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं। हल जारी है। अब आइए भौतिक परिवर्तनों पर चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित दिए हुए परिवर्तनों में से कौन से परिवर्तन भौतिक है। रासायनिक हमने पता लगा लिए, अब हमें काम करना है भौतिक परिवर्तन पर। पहला उदाहरण भौतिक परिवर्तन का है पेड़ों को काटना। यह एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है वो कटने पर केवल छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो रही है ना। कोई बड़ा पेड़ है, पेड़ को जब आप काट रहे हैं तो वो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों में विभाजित हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन इसकी कोई रासायनिक जो संरचना है वो नहीं बदल रही, वो अपरिवर्तित रहती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो पेड़ों का काटना है, पेड़ों का काटना एक भौतिक परिवर्तन, ठीक है, इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है। एक तो ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। अगला हमारा भौतिक परिवर्तन दिया गया है वो है एक पैन में मक्खन के पिघलना, मक्खन का पिघलना, है ना। तो हम एक पैन में मक्खन के पिघलने को देखते हैं, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। मक्खन क्या होता है? मक्खन ठोस होता है ना। और जब आप उसे पिघला रहे हैं, पिघलने का मतलब ठोस जो है वो तरल में बदल जाएगा, द्रव्य में बदल जाएगा, है ना। तो मक्खन ठोस से तरल में बदल जाता है, लेकिन यह अभी भी मक्खन ही है ना। तो जैसे पेड़ों का काटना था, आप लकड़ी को काट रहे हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो रही है, तो लकड़ी लकड़ी ही रह रही है कटने के बाद। ऐसे ही इस उदाहरण में भी जब पैन के अंदर आप मक्खन को पिघला रहे हैं, तो मक्खन ठोस में भी मक्खन ही था, जब वो पिघल गया, वो द्रव्य हो गया, तरल बन गया, तब भी वो एक मक्खन ही है। यानी इसकी जो रासायनिक संगठन है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल अवस्था बदली है। तो यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है ना। तो पैन में मक्खन का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन ही है। अब जो तीसरा हमारा परिवर्तन है वो है पानी का उबलकर भाप बनना। अच्छा, अब पानी के भाप में बदलने की क्रिया को भी एक भौतिक परिवर्तन के रूप में हम सूचीबद्ध कर रहे हैं। यानी जो हमारा पानी है वो पहले तो तरल है, द्रव्य है, लेकिन जब वो उबलकर भाप बना तो वो गैस में बदल जाता है ना। लेकिन क्या एक चीज है, पानी क्या होता है? H2O, है ना। पानी के जो अणु होते हैं वो H2O होते हैं ना, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़कर पानी का निर्माण करते हैं। तो अगर पानी द्रव्य है या पानी गैस में बदल गया है तो वो पानी ही रहेगा, तो वो H2O ही है ना। तो यह H2O ही बना रहता है, इसीलिए इसकी रासायनिक पहचान अपरिवर्तित बनी रहती है, और इसीलिए हम पानी के उबलकर भाप बनने की प्रक्रिया को भौतिक परिवर्तन ही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन ही है। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है पानी में सामान्य नमक को घोलना। यह भी भौतिक परिवर्तन का एक और उदाहरण है। कैसे? अब नमक जो होता है हमारे हर घर में मौजूद होता है ना, तो नमक घुल जाता है जब हम उसे पानी में मिलाते हैं,
तो वो एक घोल बनाता है, लेकिन इसे पानी को वाष्पित करके पूर्ण प्राप्त किया जा सकता है, ये तो सबको पता है ना। इस ऐसे ही पानी जो नमक है वो उसका निर्माण कैसे किया जाता है, जो पानी होता है, जो खारा पानी होता है उसको वाष्पीकृत किया जाता है, वाष्पित किया जाता है। जो पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है और नीचे हमारे पास नमक रह जाता है। तो इस प्रक्रिया से हम पानी के घोल से वापस नमक और पानी के घोल से वापस नमक को पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और ये चीज ये दर्शाती है कि रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है और यह एक भौतिक परिवर्तन। तो पानी में साधारण नमक का घुलना यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें कोई नई चीज नहीं बन रही, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। पानी जब नमक में घुल जा रहा है तो उसका एक घोल बन रहा है, लेकिन इसको हम वापस मतलब नमक को हम वापस वाष्पित करके पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं और इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद है हमारा कच्चे फलों से फलों का सलाद बनाना। यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। कैसे? अब जो फल होते हैं वो फलों की रासायनिक जो संरचना है, हम उनके अंदर तो कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, उनके भौतिक रूप में जरूर परिवर्तन कर रहे हैं। तो जो उनकी रासायनिक संरचना है भौतिक रूप में परिवर्तन के बावजूद वह समान रह रही है जब हम फलों का सलाद बना रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण यह है कि फलों को जब हम काटते हैं तो उसके काटने से केवल उनके आकार और स्वरूप में बदलाव आता है, लेकिन उनके रासायनिक गुणों या बनावट में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ये पेड़ों को काटना जैसा ही है ना। हमने फल लिया, फल को काट दिया, वो छोटे छोटे टुकड़े में बट गया, लेकिन उसका कोई भी रासायनिक गुण नहीं बदला है, केवल हमने उसका आकार बदल दिया है। इसीलिए कच्चे फलों का फ्रूट सलाद बनाना यह भी एक भौतिक परिवर्तन होता है। अब हम अगले अपने पाठ्यनिहित प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो यह प्रश्न हमें हमारे चारों ओर मौजूद वस्तुओं या पदार्थों को 2 श्रेणियों में देखने या वर्गीकृत करने के लिए कहता है ना। तो ये प्रश्न जो है हमें पूछ रहा है कि अपने आसपास अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखें और उन पदार्थों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करें। अब 2 श्रेणी कौन कौन सी होती हैं? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। हमें प्रश्न पूछ रहा है कि सभी पदार्थों को, अपने आसपास मौजूद पदार्थों को शुद्ध पदार्थ या फिर मिश्रण के रूप में वर्गीकृत करना है। ठीक है, देखते हैं, इसके हल पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थों की चर्चा शुरू करते हैं। क्या होते हैं शुद्ध पदार्थ? शुद्ध मतलब उसमें कोई भी आप बोल सकते हैं उसमें मतलब वो शुद्ध है ना, उसमें कोई भी मिलावट नहीं। तो ये केवल एक ही प्रकार के कण से बने पदार्थ होते हैं और इनका जो संगठन है वो भी निश्चित होता है। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है शुद्ध पदार्थ की, जो शुद्ध पदार्थों को मिश्रणों से अलग करती है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये केवल एक प्रकार के कणों से बना पदार्थ है जिसकी संरचना निश्चित होती है। ठीक है, और यही विशेषता इसे मिश्रणों से अलग करती है। अब हमारे आसपास के कुछ शुद्ध पदार्थों के उदाहरणों पर चर्चा करते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, और यह अवधारणा को वास्तविक दुनिया के अवलोकनों से जोड़ने में मदद करेगा, है ना। तो हम अपने आसपास दैनिक जीवन में कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी पदार्थ हैं जो शुद्ध है वो देख। पहला उदाहरण आता है शुद्ध जल, आसुत जल। यह एक शुद्ध पदार्थ है ना। क्यों? क्योंकि इसमें केवल जल के अणु मौजूद होते हैं बिना किसी अशुद्धि के। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो पानी बना रहा है, केवल हमें H2O ही मिलेगा इस जल में, कोई भी अशुद्धि नहीं मिलेगी। इसीलिए जो शुद्ध जल होता है वह शुद्ध पदार्थ का एक उदाहरण होता है जो हम अपनी दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं या उपयोग में लाते हैं।
अगला उदाहरण है कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक। विशेष रूप से शुद्ध रूप में सोडियम क्लोराइड इसमें मौजूद है। और इस चीज से यह स्पष्ट होता है कि जब कॉमन सोल्ट यानी साधारण नमक किसी भी अन्य पदार्थ से मुक्त होता है तो इसे एक शुद्ध पदार्थ माना जाता है। यानी जब इसमें कोई भी मिलावट नहीं है या शुद्ध रूप से मौजूद है, यानी सिर्फ इसमें सोडियम क्लोराइड ही मौजूद है ना। हमारा जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो किससे बनता है? सोडियम क्लोराइड से। तो केवल इसमें सोडियम क्लोराइड के अणु है और इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि यह किसी भी अन्य प्रकार के पदार्थ से मुक्त होता है, कोई भी अशुद्धि नहीं होती, इसीलिए हम इसे शुद्ध पदार्थ मान रहे हैं और ये हमारे दैनिक जीवन में हम रोजाना में इस्तेमाल करते हैं। अगला उदाहरण ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को भी एक और उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब यह अलग हो। इसका मतलब है कि जब ऑक्सीजन अन्य गैसों के साथ मिश्रित नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर आप अगर हमारे वातावरण में देखें तो ऑक्सीजन और गैसों के साथ एक मिश्रण के रूप में मौजूद है, लेकिन अगर जब हम ऑक्सीजन को अन्य गैसों के साथ मिश्रित नहीं करें, नहीं होती है जब ये, तो यह एक शुद्ध पदार्थ में आएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस यदि यह पृथक की गई हो यानी किसी अन्य गैसों के साथ मिश्रित नहीं हो तो यह एक शुद्ध पदार्थ होती है। शुद्ध पदार्थ के अंतिम उदाहरण के रूप में हमें दिया गया है चीनी के क्रिस्टल। तो चीनी के जो क्रिस्टल हैं, इनका तात्पर्य चीनी के क्रिस्टलीय रूप से है ना, जो हम रोजाना चाय बनाने में या फिर किसी भी चीज में घोलने में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक मीठी चीजें खा सके, है ना। तो जो चीनी होती है वो एक क्रिस्टल के रूप में हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो यह बिना किसी योजक या अशुद्धि के एक शुद्ध पदार्थ होती है, चीनी के क्रिस्टल। हल जारी रहेगा। अब चलिए मिश्रणों के बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने शुद्ध पदार्थ वर्गीकृत किए, अब देखते हैं मिश्रण कौन कौन से हैं जो हम अपनी दैनिक जीवन में आसपास की चीजों में देख सकते हैं, पाते हैं। अब सबसे पहले मिश्रण की परिभाषा समझते हैं। तो मिश्रणों को दो या दो से अधिक पदार्थों को भौतिक रूप से मिलाकर बनाए गए पदार्थों के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो हमारा शुद्ध पदार्थ जो था वो केवल एक तरीके के अणु से बना होता था, लेकिन मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक रूप मिश्रण शामिल होता है। और जब दो या दो से अधिक पदार्थों को भौतिक रूप से मिलाकर नया पदार्थ बनाया जाता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं और उनका जो संगठन है वो परिवर्तनशील होता है। इसका मतलब यह है कि जो मिश्रण है, मिश्रण में पदार्थों के अनुपात बदल सकते हैं। कोई तीन चीज हमने मिलाई और एक मिश्रण बनाया, तो उन तीनों में से एक चीज ज्यादा, दूसरी चीज कम और तीसरी चीज सबसे ज्यादा हो सकती है ना। तो उसके जो मिश्रण के जो अनुपात है वो बदल सकते हैं। हालांकि मिश्रण जो है दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है। जो शुद्ध पदार्थ है वो केवल एक ही तरीके के अणुओं से मिलकर बनता है। उसमें जो अनुपात रहता है वो भी एक तरीके से नहीं बदलता। लेकिन मिश्रणों में क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थों को भौतिक रूप से मिलाकर बनाया जाता है, इसीलिए मिश्रण में पदार्थों का अनुपात भी बदल सकता है, यानी ये इनका संगठन परिवर्तनशील होता है। अब हम उन मिश्रणों के उदाहरणों पर चर्चा करते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में भी पाते हैं, देखते हैं। तो मिश्रण का पहला उदाहरण है हवा, जो कि विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अलग अलग गैसें हमारे हवा में मौजूद होती हैं। यह हम सभी के लिए परिचित है क्योंकि हवा जीवन के लिए आवश्यक है। जो हम सांस ले रहे हैं क्या है? वो हवा ही तो है ना। सांस तो जो हम अंदर हमारे गैस जाती है वो होती है ऑक्सीजन, लेकिन जो हमारे आसपास हमेशा मौजूद है वो है हवा। लेकिन उस हवा में कई तरीके की गैसें मौजूद होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना। तो यह जो हवा है ये क्या है? विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, इसलिए हम हवा को, वायु को मिश्रण का एक उदाहरण कहते हैं।
अगला उदाहरण है चाय या फिर कॉफी। चाय कॉफी जो होती है वो पानी और विभिन्न घुली हुई पदार्थों का मिश्रण होती है ना? तो चाय को बनाने के लिए या कॉफी को बनाने के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे चीनी, जैसे कि दूध, पानी, है ना? चाय के लिए चाय पत्ती। तो हम बहुत सारी चीजें घोलने के लिए, चाय को बनाने के लिए पानी के अंदर डाल रहे हैं, तब जाके हमारी एक चाय बन रही है। या कॉफी के लिए भी कॉफी के जो पाउडर होता है हम उसको डालते हैं ना, तो और फिर चीनी भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं। तो कॉफी और चाय दोनों ही मिश्रण होते हैं, क्योंकि इनमें विभिन्न घुले हुए पदार्थ मौजूद होते हैं, जो कि पानी में हम घोलते हैं। तो यह उदाहरण यह दिखाता है कि जो मिश्रण है वो हमारी दैनिक आदतों का एक हिस्सा कैसे हो सकते हैं, है ना? चाय कॉफी हम रोजाना पीते हैं या पिलाते हैं, तो एक दैनिक आदतों का हिस्सा है हमारा मिश्रण, चाय या फिर कॉफी। अच्छा, एक और उदाहरण देखते हैं मिश्रण का, जो कि है सलाद। सलाद सब्जियों का भी या फिर फ्रूट का भी, यानी फलों का भी। तो अलग अलग सब्जियों या फलों का मिश्रण जो होता है वो उसे हम सलाद कहते हैं, है ना? अब क्योंकि हम अलग अलग और मिश्रण का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि मिश्रण है ना? तो सलाद जो होता है वो विभिन्न सब्जियों का या फिर विभिन्न फलों का एक मिश्रण होता है, और यह दर्शाता है कि मिश्रण ठोस घटकों से कैसे बन सकते हैं। अगला हमारा उदाहरण है मिट्टी। मिट्टी, है ना? जो मिट्टी है, मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ, खनिजों और छोटे जीवों के मिश्रण के रूप में पेश किया जाता है। तो यह उदाहरण प्रकृति में पाए जाने वाले मिश्रणों की जटिलता और विविधता को रेखांकित करता है। मिट्टी जो हमेशा हमारे आसपास रहती है ना? उसमें कई तरीके के कार्बनिक पदार्थ, खनिज और छोटे जीव का मिश्रण शामिल होता है, इसीलिए मिट्टी को हम एक मिश्रण का उदाहरण कह रहे हैं। अच्छा, अगला हमारा उदाहरण है खारा पानी। खारा पानी नमक और पानी का मिश्रण होता है, इसलिए हम उसे खारा पानी कह रहे हैं ना? तो यह भी एक मिश्रण है। खारा पानी सोडियम क्लोराइड और H2O या कई और खनिजों का मिश्रण होता है। इसमें और कई तरीके के मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और सल्फेट जैसे सॉल्ट भी पाए जाते हैं, है ना? तो कई अन्य खनिज और आयन भी इसमें मिल सकते हैं, तो इसीलिए हम खारे पानी को एक मिश्रण कह रहे हैं, कहा जाता है। अब हम अभ्यास प्रश्न 11 पर चर्चा करते हैं। तो यह प्रश्न दी गई सूची में से कौन से प्रक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन है, इसकी पहचान करने के बारे में हमें पूछ रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन एक परिवर्तन है जो किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना को बदल देता है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमें अलग अलग गुणों वाले, भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण मिलता है ना? तो रासायनिक प्रक्रिया में एक भिन्न गुण वाला नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो हमें बताना है कि नीचे जो हमें सूची दी गई है इसमें से कौन से रासायनिक परिवर्तन है। तो सूची में है, पहला है पौधे का बढ़ना, लोहे में जंग लगना, लोहे के बुरादे और रेत का मिश्रण, भोजन का पकना, भोजन का पाचना, पानी का जमना और मोमबत्ती का जलना। तो चलिए देखते हैं। अब एक इसके हल पर नजर डालते हैं। तो पहचानते हैं कि कौन सी प्रक्रियाओं में, दी गई प्रक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन शामिल होता है। रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो उसमें रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। यही अंतर है दोनों परिवर्तन के बीच में। अब दी गई प्रतिक्रिया में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन है, देखते हैं। सबसे पहला है पौधे की वृद्धि। तो जो पौधे का विकास होता है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें पौधे प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से नए पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जहां सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलने में मदद करती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? एक रासायनिक प्रक्रिया हो रही है ना? जो पौधे हैं जब वृद्धि कैसे करते हैं, बढ़ते कैसे हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से
और इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल देती है, परिवर्तित कर देती है, जिससे पौधे का निर्माण होता है। यानी पौधे का निर्माण में एक रासायनिक परिवर्तन शामिल है, रासायनिक अभिक्रिया शामिल, इसीलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है हमारा लोहे का जंग लगना। तो लोहे का जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। नमी की उपस्थिति में लोहे और ऑक्सीजन के बीच होने वाली अभिक्रिया, जिसमें लोहे का ऑक्साइड बनता है और जिसे हम जंग कह रहे हैं, जिसे सामान्य रूप से जंग के रूप में जाना जाता है। और यह जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यह एक शास्त्रीय उदाहरण है और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकाना। तो भोजन का पकाना भी एक रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है। कैसे? अब जब भोजन पकता है तो हम पकाने के दौरान क्या होता है, भोजन के जो पदार्थ हैं वो एक रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, जिसमें नए स्वाद, बनावट, इन सब को बनाने के लिए जो भोजन है वो टूटता है या फिर जुड़ता है। और जैसे कि आप बोल सकते हैं जो हमारा भोजन हमने लिया है, यानी जो हमने सब्जी या फिर जो हमने फल या जो हमने सब्जियां ली हैं, उनमें प्रोटीन जो है वो डीनेचर होगा, टूटेगा, या फिर शुगर कैरमलाइज होगी, है ना। तो ये सारी रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं जो एक भोजन के पकने के दौरान होती हैं, जिससे उसमें नया स्वाद और नई बनावट आते हैं, है ना। तो या तो वो टूटता है या जुड़ता है, और ये सभी प्रक्रियाएं क्या है, रासायनिक हैं। इसीलिए हम भोजन के पकने को भी रासायनिक परिवर्तन मान रहे हैं। अगला हमारा उदाहरण जो दिया गया है, जो रासायनिक परिवर्तन है, वो है भोजन का पाचन। यह भी एक रासायनिक परिवर्तन के रूप में दिखाया गया है। इसमें भोजन के सरल पदार्थों में टूटना शामिल है, जिसे शरीर अवशोषित कर सकता है, जिसके लिए पेट और आंतों में इन प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें शामिल हो गई हमारे भोजन को पचाने में, हमारे शरीर के अंदर। तो यह प्रक्रिया हमारे मुंह से शुरू होकर पेट और छोटी आंत में पूरी होती है, जहां यह भोजन को सरल घुलनशील रूप में बदल देती है। तो यह जो भोजन का पाचन है, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अंत में जो हमारा रासायनिक परिवर्तन है वो है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना बहुत ही जरूरी उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। कैसे, बताते हैं। तो मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। जो मोमबत्ती की लौ है वो क्या है, जल रही है ना। मोमबत्ती का जो मोम है वो ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊष्मा उत्पन्न करता है, जो एक अग्निकुंड में लकड़ी के जलने के समान है ना। तो जो मोमबत्ती का जलना है वो एक दहन प्रक्रिया है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है ना, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जो मोमबत्ती के जलने के दौरान जो मोमबत्ती का वैक्स पिघलता है ना, मोमबत्ती किससे बनी होती है, वैक्स से। तो जो उसका वैक्स पिघल रहा है वह एक भौतिक प्रक्रिया होती है, लेकिन मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसीलिए यह एक बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब पहचानते हैं कि कौन से रासायनिक परिवर्तनों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है, कौन सी प्रतिक्रियाएं या कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तनों में नहीं आते हैं। रासायनिक परिवर्तन के रूप में जो सूचीबद्ध पहली प्रक्रिया है वो है लोहे के बुरादे और रेत के मिश्रण, है ना। लेकिन यह नहीं है, यह क्या है, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे के बुरादे और रेत का मिश्रण को रासायनिक परिवर्तन नहीं कह सकते। यह एक भौतिक मिश्रण है, जिसका अर्थ है कि कोई नई पदार्थ नहीं बन रहा। जब हम लोहे के बुरादे और रेत को मिश्र कर रहे हैं, मिश्रण बना रहे हैं उसका, तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। यह नमक और काले मिर्च के मिश्रण जैसा है। वे अलग अलग और अपरिवर्तित रहते हैं, आपस में नहीं घुलते हैं, है ना। तो लोहे के बुरादे और रेत का मिश्रण एक मिश्रण होता है, जो कि कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करता है, और इसीलिए यह एक भौतिक मिश्रण है, एक भौतिक प्रक्रिया में आता है। पानी का जमना।
पानी का जमना भी एक भौतिक परिवर्तन है ना, ना कि रासायनिक। क्यों? क्योंकि जो पानी है, पानी क्या है? H2। तो पानी जब बर्फ होता है यानी ठोस होता है, और जब ये पिघलता है तो पिघलने के बाद ही लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है ना। यानी पानी जो है हमारा, अच्छा ओके, पानी का जमना यानी पानी हमारा लिक्विड है, द्रव्य है। पानी जब जम रहा है तो आइस बन रहा है, बर्फ बन रहा है, जो कि हमारा ठोस है। तो पानी जब जम रहा है तो इसमें उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठोस द्रव्य से ठोस में, है ना। तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा, चाहे वो पानी हो द्रव्य के रूप में, चाहे वो पानी हो बर्फ के रूप में, ठोस के रूप में, दोनों ही H2O है। इसलिए यह भी एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। अब आइए आज के लेक्चर के सारांश पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो हमने आज चर्चा किए। सबसे पहले हमने भौतिक परिवर्तन में के बारे में पढ़ा, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक संगठनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिसका मतलब है कि पदार्थ की दिखावट या रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन जो है वो आमतौर पर अपरिवर्तनीय होता है, यानी इसका मतलब है कि पदार्थ बिना कोई नया पदार्थ बनाए अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकता है। यह केवल भौतिक परिवर्तन में होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। पदार्थ जो है वो अणु स्तर पर वही रहता है, बस एक अवस्था में बदलाव या आकार में बदलाव उसके आ जाता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का पिघलना, जिसमें बर्फ एक ठोस है, जो पिघल के द्रव्य बनती है, तो रहता वो पानी ही है ना, रहता वो H2O ही है। तो रासायनिक जो गुण है वो वैसा ही रहता है, लेकिन उसकी जो अवस्था है वो बदल रही है। इसीलिए जो बर्फ का पिघलना है वह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब चलिए पदार्थ के रासायनिक परिवर्तनों को चर्चा करते हैं। तो हमने जाना कि ये जो पदार्थ हैं जो रासायनिक परिवर्तन करते हैं, इनमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन शामिल होता है। यानी जो पदार्थ रासायनिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं उनके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, जिसका मतलब है कि पदार्थ का जो संगठन है वो बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन आमतौर पर अप्रत्यावर्ती होते हैं, ये वापस अपने मूल पदार्थ में नहीं बदले जा सकते। यानी एक बार परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो जाने के बाद इसे आसानी से पुनर्वृत्त नहीं किया जा सकता और मूल पदार्थों को उनके मूल रूप में पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन के दौरान नई संपत्तियों वाला, नए गुणों वाला एक नया पदार्थ बनता है। इसका मतलब कि जो मूल पदार्थ था वो अणु स्तर पर एक रूपांतरण से गुजरते हैं और रासायनिक परिवर्तन दिखाकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक परिवर्तनों का एक उदाहरण है लोहे का जंग लगना। इस प्रक्रिया में जो लोहा है वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके एक नया पदार्थ लोहा ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बनाता है, और इसके जो गुण हैं वो भी मूल लोहे से एकदम अलग होते हैं। इसीलिए हम इस लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ओके, धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।